कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है ई डॉट ए का, और ये जो ई है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और जो ए है ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। अच्छा, अगर हमारे पास एक इनक्लोज सरफेस हो और इसमें हमारे पास चार्ज पड़ा हो, क्यू प्लस चार्ज इसमें क्या हो, पड़ा हो। अच्छा, अगर हम इसमें एक सेगमेंट ले ले, इस तरह वन सेगमेंट ले ले, और इस एरिया से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पास हो जाए, और इस इधर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड करना चाहे तो ई ए वन। तो अगर हम देख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सारे सर्कल में क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो E1 हमारे पास बराबर होगा E2 का, और E2 हमारे पास बराबर होगा E3 का, अप टू सो ऑन, ये सारे En तक ये सारे बराबर होगा, और ये सारे किसके बराबर होगी, E की। अच्छा, अगर ये लेते, अगर ये हम एरिया 1 लेते हैं और ये हमारे पास दूसरा एरिया, ये हम एरिया 2 लेते हैं, और ये एरिया हम लेते हैं एरिया 3, तो हमारे पास जो एरिया है, तो एरिया हमारे पास एक होगा एरिया 1, एक होगा एरिया 2, एरिया 3 अप टू एरिया n तक। अगर इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाइंड करें तो इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह बनेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर है ई ए का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेगमेंट 1 के बराबर होगा हमारे पास 1 का ई, तो हमारे पास कांस्टेंट है ओवरऑल, तो ई डेल्टा A1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 का बराबर होगा ई डेल्टा A2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 का बराबर होगा ई डेल्टा A3 अप टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स n का हमारे पास बराबर होगा ई डेल्टा AN। अगर हम ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n तक। अगर हम सिंपली इसको इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास बनता है E इंटू डेल्टा A1 प्लस E डॉट डेल्टा A2 अप टू E डॉट डेल्टा AN। अच्छा, E तो हमारे पास ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स n ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इधर हम सिंपल लिख सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ द, ये सारे जब हम इस सारे को प्लस कर ले तो ये हमें देता है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अगर हम इसे इधर अभी इसको सिंप्लीफाई कर ले तो फ्लक्स n हमारे पास बराबर हो जाएगा E n2 a, और जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है वो हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू 4 पाई आर के बराबर है हमारे पास। अच्छा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है हमारे पास, किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा E n2 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमें पता है कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम इससे सिंपल E का वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा E की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू
4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम आप इधर देखें कि 4 पाई के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन अपनी जगह और जो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो बनता है क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का। तो ये हमारे पास जो क्लोज सरफेस में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो किसके बराबर होगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का, और इसे कहते हैं गॉस लॉ। किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं इनको। अच्छा, अगर हम इसकी डिफिनेशन कर ले तो आप इस तरह कर सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स through any closed surface will be equal to Q divided by epsilon naught। इसके बराबर होगा Q divided by epsilon naught के। अगर हम इस इक्वेशन को देख के तो ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, और एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मीडियम पे और चार्ज पे। लेकिन चार्ज की लेंथ जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है तो हमारे पास जो जितना चार्ज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। लेकिन शेप पे इसका कोई डिपेंड हो, इट डजंट डिपेंड ऑन शेप।